हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिटिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने क्लासिकल थिंकर के अंतर्गत इमाइल दुर्खीम जी को इसके पार्ट फर्स्ट में इनके मेन कॉन्सेप्ट को देखा था कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं और कौन कौन से इन्होंने अवधारणाएं दी हैं और इनके बुकों के बारे में हम लोगों ने देखा था और अपनी अवधारणाओं को इन्होंने किन किन विद्वानों से ग्रहण किया था उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से देखा था। तो आज की वीडियो में हम इनके प्रमुख सिद्धांत जो कि हर एग्ज़ाम में इनके मेन सिद्धांतों से क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सिद्धांतों को हम डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इनका बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं और इनका ये सिद्धांत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। श्रम विभाजन अर्थात कार्यों का बंटवारा। श्रम विभाजन का क्या तात्पर्य है कि कार्यों का बंटवारा, जब एक दूसरे व्यक्तियों में कार्यों को बांट दिया जाता है तो उसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। तो जिसका सर्वप्रथम व्यवस्थित उल्लेख किन्होंने किया था, तो एडम स्मिथ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्रम विभाजन। यहाँ ध्यान देना है कि केवल श्रम विभाजन का उल्लेख, सर्वप्रथम व्यवस्थित उल्लेख किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने। और इनकी कौन सी पुस्तक थी? तो वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने सबसे पहले किया था। उसके बाद सामाजिक श्रम विभाजन का जनक इमाइल दुर्खीम जी को माना जाता है। श्रम विभाजन को सबसे पहले किसने उल्लेख किया था, व्यवस्थित उल्लेख? तो एडम स्मिथ ने किया था, द वेल्थ ऑफ नेशन में किया था। और सामाजिक श्रम विभाजन का जनक किसे कहा जाता है? तो इमाइल दुर्खीम जी को माना जाता है। दुर्खीम के श्रम विभाजन पर प्लेटो का प्रभाव पड़ा था। किसका प्रभाव पड़ा था इनके डिवीजन ऑफ लेबर पर? यानी इन्होंने जो श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था, तो प्लेटो का प्रभाव पड़ा था। और दुर्खीम जी ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के द्वितीय भाग में श्रम विभाजन संबंधी विचारों का उल्लेख किया। किस भाग में? तो द्वितीय भाग में। डिवीजन ऑफ लेबर 2 पार्ट में डिवाइड है इनका, प्रथम और द्वितीय। तो उसके द्वितीय भाग में इन्होंने अपना श्रम विभाजन संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। तो आगे हम देखते हैं समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। समाज में श्रम विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो दुर्खीम ने अपनी प्रथम कृति, इनकी सबसे पहली पुस्तक भी जो है इनकी प्रथम कृति जो है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, तो ये इनकी प्रथम कृति यानी प्रथम रचना है, प्रथम पुस्तक है। तो उसी में इन्होंने श्रम विभाजन में कुछ महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय विषयों का विवेचन प्रस्तुत किया है। और दुर्खीम ने सर्वप्रथम श्रम विभाजन के कारणों का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष दिया कि श्रम विभाजन का कारण जनसंख्या में वृद्धि का होना है। श्रम विभाजन किस कारण से होता है? तो जो पॉपुलेशन में वृद्धि होती है तो उसके कारण जो है श्रम विभाजन होता है समाज में। तो ऐसा कहना इमाइल दुर्खीम जी का है। और इन्होंने कहा, दुर्खीम जी ने क्या कहा कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो समाज में अनेक आवश्यकताओं का जन्म होता है। समाज में जब जनसंख्या बढ़ती है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, तो समाज में अनेक आवश्यकताओं का जन्म होता है। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि समाज के सदस्य आपस में श्रम को बांटें तथा अपना अस्तित्व बनाए रखें। जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसमें कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है ताकि उसका समाज का संतुलन या अस्तित्व बना रहे, कि प्रत्येक सदस्य को मतलब आपस में कार्य सौंप दिए जाते हैं। अगर सभी एक प्रकार का कार्य व्यवसाय करेंगे तो कठिनाई होगी। इससे समाज मतलब जो समाज की व्यवस्था है उसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर सभी एक प्रकार का कार्य या व्यवसाय करेंगे तो कठिनाई होगी। इसलिए दुर्खीम जी ने निष्कर्ष निकाला कि जब जनसंख्या के आकार और घनत्व तथा भौतिक और नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है तब समाज में एकता बनाए रखने के लिए श्रम का विभाजन होता है। क्यों श्रम का विभाजन होता है? जब जनसंख्या में वृद्धि होगी और समाज की व्यवस्था बनी रहे, जिससे कि सभी लोग एक ही प्रकार के काम करने लगे, तो समाज की व्यवस्था ठीक से सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो इसलिए
समाज की व्यवस्था बनी रहे, तो उसका यही विकल्प है कि जब जनसंख्या के आकार में वृद्धि होगी और घनत्व में वृद्धि होगी तथा भौतिक और नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है, तब समाज में एकता बनाए रखने के लिए श्रम विभाजन आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार दुर्खिम ने समाज को दो वर्गों में बांटा है। इन्होंने समाज को दो वर्गों में बांटा है। पहले वह समाज जिसमें श्रम विभाजन बहुत कम था, पहला समाज इन्होंने बताया कि जिसमें श्रम विभाजन बहुत कम था, और दूसरा कोई वह समाज जिनमें श्रम विभाजन है। तो इन्होंने दो प्रकार के समाज बताए कि जो जिसमें श्रम विभाजन बहुत कम था और दूसरा जिसमें श्रम विभाजन इस समय है। तो उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया। तो उन्होंने जो समाज का वर्गीकरण किया था, तो उन्होंने सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया। तो जो उस समाज में विद्यमान थी, तो सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर इन्होंने समाजों का वर्गीकरण किया। तो उन्होंने तर्क दिया कि जहाँ आदिम समाज का संगठन, इन्होंने तर्क दिया कि जहाँ आदिम समाज जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, तो उसका संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था। यांत्रिक एकता यानी कि मैकेनिकल सॉलिडरिटी पर वह आधारित था। वहीं आधुनिक समाज का आधार स्वाभाविक एकता पर आधारित है। इनका कहना था कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, वहाँ का संगठन जो था, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था जो थी, वहाँ सामाजिक एकता जो थी वह यांत्रिक एकता पर आधारित थी, यानी कि मैकेनिकल सॉलिडरिटी पर आधारित थी। और जो आधुनिक समाज है उसका आधार, उसका मेन आधार क्या है, तो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है, तो उस पर आधारित थी, यानी कि स्वाभाविक एकता और यांत्रिक एकता। तो यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है। जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पर यांत्रिक एकता पाई जाती है। जैसे कि प्रिमिटिव सोसाइटी जो जनजातीय समाज होता है, वहाँ पे जनसंख्या कम होती है, तो उनमें यांत्रिक एकता पाई जाती है। और यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह है। यह क्या है कि विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित मतलब जो खुद से स्वचालित होती है, खुद से मतलब उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता, तो खुद से उन लोगों का ग्रुप जो सुचालित रहता है, वहाँ की व्यवस्था चलती है, तो उसको स्वावलंबित समूह कहते हैं। वह स्वावलंबित समूह है। और जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों तथा प्रकारों में लिप्त रहता है। जैसे कि मतलब उन लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक ही प्रकार के कार्य में लगे रहते हैं, एक ही क्रियाकलाप करते हैं, एक ही प्रकार के जैसे सभी लोग करते हैं, वैसे सामूहिक रूप से सभी एक ही प्रकार के कार्य में लिप्त रहते हैं। तो ऐसे समाज को ये यांत्रिक एकता यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटी में ये जो यांत्रिक एकता होती है, ऐसा एकता पाई जाती है। और यांत्रिक एकता से तात्पर्य क्या है कि एक ही कार्यों में लोग लिप्त रहते हैं, एक ही समान रूप से एक ही कार्य लोग करते हैं, तो उसी को इन्होंने मैकेनिकल सॉलिडरिटी कहा है, इमाइल दुर्खिम जी ने। इस प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता पर आधारित नहीं होते हैं, इनमें विषमता नहीं पाई जाती है, बल्कि समानता पाई जाती है और समान रूप से सभी एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। तथा समाज के किसी प्रकार की मानदंड की अवहेलना करने, जो नॉर्म्स होते हैं समाज में, उनकी अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जाता है। किसमें, तो जो यांत्रिक एकता होती है, यांत्रिक एकता वाले समाज में मानदंड यानी नॉर्म्स जो बने होते हैं, समाज द्वारा निर्धारित जो नॉर्म्स होते हैं, नियमावली, तो उनकी अवहेलना मतलब उनको न मानने पर कठोर दंड दिया जाता है। और सामाजिक एकता और यांत्रिक एकता, इसका वर्णन दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के प्रथम भाग में किया। जहां हम लोगों ने देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक दो पार्टों में इन्होंने डिवाइड किया था। तो पहले पार्ट में इन्होंने श्रम विभाजन, द्वितीय भाग में इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था, लेकिन इसके प्रथम भाग में इन्होंने सामाजिक एकता और यांत्रिक एकता का अपना सिद्धांत दिया था। तो ये इनका यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन्होंने सामाजिक एकता और यांत्रिक एकता, इन्होंने सामाजिक एकता और यांत्रिक एकता को बताया। तो इन दो प्रकार की एकताओं ने समाज में दो प्रकार के समाजों को जन्म दिया। एक इन्होंने सामाजिक एकता बताया और यांत्रिक एकता। तो ये यांत्रिक एकता और सामाजिक एकता ने समाज में दो भिन्न प्रकार के
समाजों को जन्म दिया। तो वो समाज कौन कौन से थे? तो पहला यांत्रिक समाज और दूसरा सावयवी समाज। इमाइल दुर्खीम ने यांत्रिक समाज को पूर्व औद्योगिक समाज कहा। क्या कहा? पूर्व औद्योगिक समाज यानी कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा। और सावयवी समाज को, ऑर्गेनिक सोसाइटी को इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा। तो इनसे क्वेश्चन आया था पीजीटी 2021 के एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन कि सिंपल सोसाइटी मतलब सरल समाज और इंडस्ट्रियल सोसाइटी औद्योगिक समाज की अवधारणा किसने दी है? तो वहाँ पे थोड़ा सा औद्योगिक समाज देख के स्पेंसर से काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था लोगों को, तो इसलिए यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि इन्होंने सावयवी समाज को औद्योगिक समाज कहा, सावयवी समाज को, और यांत्रिक समाज को पूर्व औद्योगिक समाज कहा। तो क्वेश्चन क्या बना था कि सरल समाज और औद्योगिक समाज का वर्गीकरण किसने किया है? तो इमाइल दुर्खीम ने किया है, यानी कि सिंपल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और पीजीटी 2021 के एग्ज़ाम में स्पेंसर का भी क्वेश्चन आया था और पूछा था कि सैन्य समाज और औद्योगिक समाज का वर्गीकरण किसने किया? मिलिट्रियन सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। तो इन दोनों में थोड़ा सा औद्योगिक समाज इंडस्ट्रियल सोसाइटी सिमिलर आ जाता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यांत्रिक समाज और सावयवी समाज में अंतर क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी सावयवी समाज की विशेषता नहीं है या यांत्रिक समाज की विशेषता कौन सी नहीं है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हमें यहाँ जान लेना है। तो यांत्रिक समाज में क्या है? मैकेनिकल सोसाइटी में कि एक रूपता या समरूपता पाया जाता है। जैसा कि इस प्रकार के समाज की विशेषता जनजातीय समाज में देखने को मिलती है, तो वहाँ पर एक रूपता या समरूपता पाया जाता है। और सामूहिक चेतना व सामूहिक प्रतिनिधान का महत्व होता है। वहाँ पर जो भी लोग होते हैं सबकी एक चेतना होती है, एक प्रकार के कॉन्शियसनेस होता है और सामूहिक प्रतिनिधान का महत्व होता है। और जनमत परंपरा धर्म व राजा का सर्वाधिक महत्व होता है। इस प्रकार के समाज में जनमत मतलब लोगों के मत के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है, परंपराओं का महत्व होता है, धर्म का महत्व होता है, व राजा या मुखिया जो भी होता है उसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। और दमनकारी कानून पाया जाता है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि दमनकारी कानून किस प्रकार के समाज की विशेषता है और प्रतिकारी कानून किस प्रकार के समाज की विशेषता है। तो दमनकारी कानून जो है ये यांत्रिक समाज की विशेषता है। और व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध समूह के विरुद्ध किया गया अपराध है। इसमें क्या होता है कि जो एक व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वह पूरे समूह के विरुद्ध किया गया अपराध माना जाता है, मतलब पूरे समूह को उसमें जोड़ा जाता है, किसी एक व्यक्ति को वो प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। समाज में एकता सामूहिक चेतना द्वारा स्थापित होती है। इस प्रकार के समाज में जो भी एकता पाई जाती है वह सामूहिक चेतना द्वारा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस द्वारा स्थापित होती है। तो ये सब जो है वो आंतरिक समाज की विशेषताएं हैं। अब हम सावयवी समाज के ऑर्गेनिक सोसाइटी की विशेषताएं देख लेते हैं कि इसमें विभिन्नता या विषमता पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि विभिन्नता पाई जाती है और विषमता पाई जाती है। और यहाँ पर व्यक्तिगत चेतना या व्यक्तिवाद का महत्व होता है। जहाँ पर कि यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना को महत्व दिया जाता है, उसके विपरीत इस समाज में व्यक्तिगत चेतना को महत्व दिया जाता है। और इस समाज में जनमत परंपरा धर्म व राजा आदि का कम महत्व होता है। व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध है, मतलब यहाँ समूह से नहीं जोड़ा जाता है। जैसा कि उसमें हमने देखा है यांत्रिक समाज में कि व्यक्ति जो अपराध करता है तो वह पूरे समूह के विरुद्ध किया गया अपराध माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे प्रतिकारी कानून पाया जाता है, यानी क्षतिपूरक कानून भी इसको कहते हैं। तो ये सावयवी समाज की विशेषता है। और समाज में अत्यधिक श्रम विभाजन व विशेषीकरण पाया जाता है। इस प्रकार के समाज में जो है अत्यधिक श्रम विभाजन होता है, वह इसमें विशेषीकरण पाया जाता है। और अब हम इनके आत्महत्या के सिद्धांत को देख लेते हैं कि इन्होंने अपने आत्महत्या के सिद्धांत में क्या क्या बताए हैं। तो थ्योरी ऑफ सुसाइड में
आत्महत्या का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति द्वारा अपनी जीवन लीला को समाप्त करना है। जब कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से तबाह हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वह उसको अपने आप ख़त्म करने की कोशिश करता है या ख़त्म कर लेता है, तो उसे हम आत्महत्या कहते हैं। तो दुर्खिम जी ने 1897 में प्रकाशित पुस्तक द सुसाइड नामक पुस्तक में इन्होंने अपनी आत्महत्या संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। किसमें? तो द सुसाइड नामक पुस्तक में इन्होंने अपनी आत्महत्या संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो इमाइल दुर्खिम से पहले जो है आत्महत्या को एक मनोवैज्ञानिक घटना माना जाता था। क्या माना जाता था? कि ये एक मनोवैज्ञानिक घटना है। जब इमाइल दुर्खिम जी ने अपना सिद्धांत नहीं दिया था तो उससे पहले आत्महत्या को एक मनोवैज्ञानिक घटना माना जाता था। लेकिन यह मनोविज्ञान का विषय था इमाइल दुर्खिम जी के सिद्धांत देने से पहले। पर दुर्खिम जी ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना। इन्होंने क्या माना? कि उसको सामाजिक तथ्य मानते हुए समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। इमाइल दुर्खिम जी ने इसको समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु के रूप में इसको सामाजिक तथ्य मानते हुए आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना और समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में इसको स्वीकार किया। तो दुर्खिम ने इन्होंने पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि इन्होंने अपने तुलनात्मक अध्ययन का इनकी किस कृति में उसका उल्लेख मिलता है। तुलनात्मक पद्धति का इन्होंने अपनी किस कृति में या किस सिद्धांत में या किस अवधारणा में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, या कौन सी इनकी कृति है या कौन सी इनकी अवधारणा है जिसमें तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को देखा जा सकता है। तो ये इनका आत्महत्या का जो इन्होंने सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने तुलनात्मक विधि को अपनाया है। तो इन्होंने पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार से इसका तुलनात्मक अध्ययन किया है और इन्होंने 11 देशों का अध्ययन किया था। वहाँ पर इन्होंने घूम कर प्रत्येक देश में जाकर वहाँ पर एक दूसरे की कंपैरिजन में उसको देखा था कैसे क्या क्यों किस वजह से आत्महत्याएं होती हैं। तो इन्होंने 11 देशों का अध्ययन किया था। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि आत्महत्या के सिद्धांत में इमाइल दुर्खिम ने कितने देशों का अध्ययन किया? तो 11 देशों का अध्ययन किया। और ये 4 प्रकार की आत्महत्या बताते हैं। ये कितने प्रकार की आत्महत्या बताते हैं? 4 प्रकार की आत्महत्या बताते हैं। तो पहला बताते हैं अहमवादी आत्महत्या, जिसको कि ईगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं, और परार्थवादी आत्महत्या अल्थरिस्टिक कहते हैं, और प्रतिमानहीनता ये जो है एनोमिक कहते हैं इसको, और भाग्यवादी यानी फैटलिस्टिक सुसाइड। तो अहमवादी आत्महत्या, अहमवादी में क्या होता है कि व्यक्ति का जो होता है समाज से संध विच्छेद हो जाता है। मतलब व्यक्ति जो है समाज से अलग थलग महसूस करने लगता है। इसमें वो अकेलापन महसूस करने लगता है। जैसे कि कोई असफल छात्र हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, बीमार व्यक्ति हो, तो उसका जो है संबंध जो है ख़त्म हो जाता है समाज से। वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगता है। तो इस प्रकार से वह जो आत्महत्या करता है तो उसे अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। और परार्थवादी, तो इसमें जो है इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसमें एकीकरण कम पाया जाता है यानी कि इंटीग्रेशन लो होता है, और किस प्रकार की आत्महत्या में इंटीग्रेशन हाई होता है। तो जो अहमवादी आत्महत्या है इसमें एकीकरण कम पाया जाता है, और जो परार्थवादी आत्महत्या है इसमें एकीकरण ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पर अहमवादी में एकीकरण कम पाया जाता है इसमें व्यक्ति का समाज से संध विच्छेद हो जाता है, और इसमें परार्थवादी आत्महत्या में इसमें एकीकरण अधिक पाया जाता है यानी इंटीग्रेशन हाई पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए आत्महत्या करता है। व्यक्ति अपने स्वयं की परेशानियों की अपेक्षा समाज के लिए अपनी जान देने के लिए तत्पर रहता है। तो जैसे सती प्रथा इसका एक उदाहरण है कि मतलब पति के मृत्यु के बाद पत्नी जो है तो ये किस प्रकार की आत्महत्या है, तो ये परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आती है। और जैसे सिपाही का देश के लिए अपनी जान दे देना वो भी परार्थवादी आत्महत्या है। कैप्टन का जहाज के साथ डूब जाना वो भी परार्थवादी आत्महत्या है। तो ये सब जो है समाज के लिए अगर जो कुछ करता है व्यक्ति तो उसको परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं हम। और प्रतिमानहीनता, इसमें जो है ये क्या है एनोमिक, तो एनोमिक आत्महत्या जो होती है
इसमें जो रेगुलेशन बहुत लो हो जाता है। एक तो ये इंटीग्रेशन हाई और लो है, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अहमवादी के विपरीत कौन सी आत्महत्या है, तो परार्थवादी आत्महत्या है। और इंटीग्रेशन हाई किस में होता है, तो परार्थवादी में हाई होता है, और जो ये अहमवादी है इसमें इंटीग्रेशन लो होता है इसमें। और प्रतिमानहीनता में जो है इसमें रेगुलेशन निम्न रेगुलेशन होता है। जो नियम होते हैं, नियमन होते हैं, जो समाज द्वारा नियमावली होते हैं, वो इसमें एनोमिक आत्महत्या में कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। और भाग्यवादी आत्महत्या में इसमें हाई रेगुलेशन हो जाता है। इसमें नियम मानदंड इतने ज़्यादा हाई लेवल के हो जाते हैं। तो ये दोनों ध्यान देना है कि इसमें रेगुलेशन हाई लो होता है और इसमें इंटीग्रेशन यानी एकीकरण हाई लो होता है। तो प्रतिमानहीनता में जब इतने नियम कानून मानदंड समाज की व्यवस्था समझ में नहीं आती है, व्यक्ति अपने अपने लिए जीता है, कोई मतलब ये नहीं रह जाता है, समाज में नियम नियमावली का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार की आत्महत्या को इमाइल दुर्खिम जी ने प्रतिमानहीनता या एनोमिक आत्महत्या बताया। और भाग्यवादी आत्महत्या, इसमें नियम रेगुलेशन इतने हाई हो जाते हैं कि व्यक्ति का जीना दुश्वार हो जाता है। तो जैसे दासों पर अत्याचार होता है, या किसी को बंधुआ बना के काम ज़बरदस्ती किया जाता है, या किसी छात्र के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है उसको, या मतलब कोई स्त्री है, महिला है, विधवा स्त्री है, तो उसको ताने दिए जाते हैं समाज में, या दहेज प्रथा। तो ऐसे संबंधित जो वो होते हैं, सुसाइड जो करते हैं लोग, तो उसको भाग्यवादी आत्महत्या कहा जाता है। इमाइल दुर्खिम के धर्म का सिद्धांत। अब हम इमाइल दुर्खिम जी के धर्म का सिद्धांत देखेंगे कि सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन। तो दुर्खिम द्वारा सन 1912 में इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन लाइफ। तो उसमें इन्होंने, इसी पुस्तक में इन्होंने धर्म का समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत किया है। और दुर्खिम धर्म संबंधी सिद्धांत में प्रचलित धारणा जीववाद तथा प्रकृतिवाद की आलोचना करते हैं। जो जीववाद का सिद्धांत टायलर ने दिया था, और प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया था धर्म से संबंधित। तो इन सब की ये आलोचना करते हैं और धर्म के समाजशास्त्रीय विचारधारा पर ये बल देते हैं। जीववाद की आलोचना करते हैं, प्रकृतिवाद की आलोचना करते हैं, और धर्म के समाजशास्त्रीय विचारधारा पर ये दुर्खिम जी बल देते हैं। और इनका कहना है कि समाज में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है उसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। तो पहला इन्होंने बताया पवित्र और दूसरा साधारण, मतलब एक सीक्रेट और दूसरा प्रोफेन इन्होंने बताया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सीक्रेट और प्रोफेन की बात किसने की है, तो वो इमाइल दुर्खिम जी ने की है। और एक आता है सेक्रेट सोसाइटी और सेकुलर सोसाइटी। तो ये जो है, ये नाम नहीं याद है, हार्बर्ट बेकर का, शायद हार्बर्ट बेकर का है, हार्बर्ट बेकर का सेकुलर सोसाइटी और सेकुलर सोसाइटी निरपेक्ष समाज की अवधारणा जो है वो सेक्रेट सोसाइटी और सेकुलर सोसाइटी, तो वो बेकर का, हार्बर्ट बेकर ने दिया है। और सीक्रेट सोसाइटी और प्रोफेन सोसाइटी, तो ये इमाइल दुर्खिम जी का है। तो दुर्खिम जी क्या बताते हैं कि पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड को ही धर्म बताते हैं, और व्यक्ति के जो विचार होते हैं वही विश्वासों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बताते हैं कि पवित्र वस्तुओं में, जो पवित्र वस्तुएं होती हैं, उसमें विश्वास और कर्मकांड को ही ये धर्म बताते हैं, और व्यक्ति के जो विचार होते हैं वही विश्वास में परिवर्तित हो जाते हैं। और उन विश्वासों को व्यक्त करने के लिए जिन तरीकों को हम अपनाते हैं उन्हें कर्मकांड कहते हैं। तो विश्वास वो होता है कि जो हमारे मन में कोई विचार आता है, किसी के प्रति श्रद्धा आती है, किसी भगवान को हम मानने लगते हैं, तो वो जो विचार आते हैं तो वो विश्वास में परिवर्तित हो जाते हैं। और उन विश्वासों को जब हम व्यक्त करते हैं, तो कोई जब पूजा पाठ या कोई उत्सव होता है, तीज त्यौहार होते हैं, तो वहाँ पर जाके हम जो क्रियाकलाप करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसको कर्मकांड कहा जाता है। वो हमारे विश्वासों को प्रकट करने हेतु जो हम क्रियाकलाप करते हैं उसे कर्मकांड कहते हैं। तो जैसे हमारे तीज त्यौहार
विचार हमारे विश्वासों की अभिव्यक्ति हैं। क्या हैं कि हम कोई श्रद्धा विश्वास रखते हैं किसी भगवान के ऊपर या किसी पर्व पे कि हाँ इस पर्व पे ऐसा मतलब करने से ऐसा हमको ऐसी चीज़ की प्राप्ति होगी। तो हमारे अंदर जो विश्वास होता है तो उसकी अभिव्यक्ति मतलब उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम जब इनको संपन्न करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसको ही कर्मकांड कहते हैं। और यह विश्वास और कर्मकांड सामूहिक चेतना को बनाए रखता है। जो कर्मकांड पूजा अर्चन या वंदन या चढ़ावा जो भी हम लोग करते हैं वो सामूहिक चेतना को बनाए रखता है, जिसे सामूहिक एकता बनी रहती है। कहीं भी कोई अवसर होता है, जैसे कहीं गंगा स्नान गए, कहीं कोई धार्मिक मेला लगा या कोई धार्मिक समारोह है, तो वहाँ पर लोगों का जमावड़ा होता है, लोग जुटते हैं, तो इससे जो है सामूहिक एकता बनी रहती है। और इस वजह से जब कोई पूजा पाठ समारोह आयोजन होता है तो सामूहिक चेतना को वहाँ महत्व मिलता है बनाए रखने में, और सामूहिक एकता बनी रहती है। दुर्खिम विश्वासों एवं व्यवहारों को एक स्वतंत्र व्यवस्था को धर्म कहते हैं। दुर्खिम जी क्या कहते हैं कि विश्वास जो होते हैं और व्यवहार जो होते हैं उनको एक स्वतंत्र व्यवस्था को हम धर्म कहते हैं। इनके अनुसार धर्म में 3 बातें सम्मिलित होती हैं। इस पे भी क्वेश्चन बना है कि धर्म, विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता की बात किसने की है, तो इमाइल दुर्खिम जी ने अपने धर्म में 3 बातों को सम्मिलित करते हैं। पहला विश्वास, दूसरा कर्मकांड और तीसरा नैतिकता। तो इन्होंने धर्म को परिभाषित करते हुए अपनी परिभाषा दी है, या ये परिभाषा भी जान लेना ज़रूरी है कि धर्म पवित्र वस्तुओं में संबंधित विश्वासों और आचरण की वह व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। तो ये परिभाषा इमाइल दुर्खिम जी की है, और इनका कहना है कि व्यक्ति के विश्वास एवं कर्मकांडों को समाज मान्यता देता है। जो व्यक्ति के अंदर विश्वास उत्पन्न होता है किसी चीज़ को लेकर, तो और जो कर्मकांड करता है उसको समाज भी मान्यता देता है। इसलिए समाज ही वास्तविक देवता है। जैसा कि ये समाज को ही सब कुछ मानते हैं, समाज को वास्तविक देवता मानते हैं, तो इसी कारण से मानते हैं कि जो व्यक्ति के विश्वास होते हैं एवं कर्मकांड को समाज मान्यता देता है, तो इसलिए समाज ही वास्तविक देवता है। और दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति में विद्यमान टोटम को धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप मानते हैं। इनका कहना है कि जो ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति है तो वहाँ पर जो टोटम होता है वही धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप है, क्योंकि जो विशेषताएं टोटम की हैं वही विशेषताएं आधुनिक समाज में धर्म की है। इन्होंने देखा कि जो वहाँ पर अरुंडा जनजाति में टोटम को लेकर जो विशेषताएं होती थी वही आधुनिक समाज में भी धर्म की है। तो एक टोटम में विश्वास करने वाले लोग आपस में संयुक्त होते हैं। जो एक टोटम को मानते हैं, तो टोटम चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई प्रतीक हो, कुछ भी होता है, तो जब उसको मानते हैं, मतलब एक लोग मानते हैं, कई लोग आपस में संयुक्त रूप से उसको मानते हैं, तो इस प्रकार को धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। टोटम में विश्वास करने वाले लोग जो होते हैं, मतलब एक टोटम को जो लोग मानते हैं वो आपस में संयुक्त होते हैं, और वह इस प्रकार एक धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये भी जान लेना ज़रूरी है कि टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे लैंग ने किया है, जे लैंग महोदय ने किया है। और जे.एफ. मैकलिनन ने टोटम को आत्महत्या का अवशेष बताया। किसने आत्महत्या को टोटम का अवशेष बताया, तो जी.एफ. मैकलिनन ने। जॉन फर्ग्यूसन मैकलिनन ने टोटम को आत्महत्या का अवशेष बताया। और हॉकिंस ने टोटमवाद की उत्पत्ति के लिए आर्थिक कारकों को माना। आर्थिक कारकों को कौन उत्तरदायी मानता है टोटम की उत्पत्ति के लिए, तो हॉकिंस मानते हैं। और फ्रेजर जो हैं वो टोटम को गर्भधारण से जोड़ते हैं। जेम्स फ्रेजर जो है टोटम को गर्भधारण से जोड़ते हैं। इमाइल दुर्खिम ने टाइलर, फ्रेजर, मैक्स मूलर सभी विद्वानों के धर्म के सिद्धांतों की आलोचना की। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि इन्होंने प्रकृतिवाद का, जीववाद का, ये सब का इन्होंने आलोचना किया है, और उसके बाद अपने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत इन्होंने दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर टाइलर, फ्रेजर, मैक्स मूलर, इन सभी विद्वानों के धर्म के सिद्धांतों की आलोचना की है, और उन्होंने कहा कि इन सिद्धांतों ने धर्म की उत्पत्ति में सामाजिक कारणों या तथ्य को नहीं माना है। ये लोग जैसे कि जीववाद को मानते थे टाइलर,
जीववाद को और प्रकृतिवाद को मैक्स मूलर मानते थे। तो इन लोगों ने जो है सामाजिक कारकों या तथ्यों को नहीं माना, इन लोगों ने नहीं माना है। इन्होंने कहा कि धर्म संपूर्ण रूप से एक सामाजिक तथ्य अथवा घटना है। धर्म नैतिक रूप से सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इनका कहना है कि धर्म जो है वह धर्म संपूर्ण रूप से एक सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट है और अथवा घटना है, और धर्म नैतिक रूप से सामूहिक चेतना का प्रतीक है। जो सामूहिक चेतना होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है, तो उसका एक प्रतीक है धर्म। और इनका कहना है कि धर्म का वास्तविक आधार समाज है। इनका क्या कहना है कि धर्म का वास्तविक आधार समाज है, इसलिए समाज ही वास्तविक देवता है, अर्थात स्वर्ग का साम्राज्य एक गौरवशाली समाज है। क्या है? तो एक गौरवशाली समाज है। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत टोटम अथवा अंतिम रूप से समाज ही है, क्योंकि टोटम समाज के ही सामूहिक अथवा सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। धर्म का संबंध व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि समाज से है। इनका कहना है कि धर्म का संबंध जो है वह किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि समाज से है, वह व्यक्तियों के सामूहिक जीवन से है, अर्थात धार्मिक जीवन संपूर्ण सामूहिक जीवन की अभिव्यक्ति है। इनका कहना है कि धार्मिक जीवन संपूर्ण सामूहिक जीवन की अभिव्यक्ति है और समाज की धारणा ही धर्म की आत्मा है। धर्म समाज की प्रतिमा है और समाज ही वास्तविक देवता है। इमाइल दुर्खीम का नैतिकता का सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। तो इनके अनुसार नैतिकता सभी समाज का आधार है। क्या है? नैतिकता जो होती है, मोरलिटी जो होती है, वो सभी समाज का आधार है। नैतिकता से तात्पर्य सिर्फ यह नहीं है कि क्या अच्छा है या बुरा माना जाता है, बल्कि व्यापक प्रश्न यह है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। इनका कहना है कि नैतिकता से तात्पर्य सिर्फ यही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बल्कि व्यापक प्रश्न यह है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। और अन्य लोगों के साथ रहना है तो हमें दूसरों के बारे में सोचना होगा कि वे क्या चाहते हैं। तो इनके कहने का तात्पर्य यह है कि हमको केवल ये नहीं जान लेना है कि ये अच्छा है तो इसको करना चाहिए, ये बुरा है तो इसको नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यापक प्रश्न यह है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा अपना बिहेव कर रहे हैं, कैसा बिहेवियर दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो हमको दूसरों के साथ ऐसे रहना है कि जैसे उनके बारे में यह सोचना होगा कि वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। तो वो नैतिकता है कि मतलब हम दूसरों को ध्यान में रख के अपना बिहेवियर जब करेंगे कि अगला क्या सोचेगा, वो क्या हमसे अपेक्षा रखता है, तो उसके अनुरूप जब हम अपना बिहेवियर चेंज करेंगे तब वो उसको ये नैतिकता बताते हैं। और इनके अनुसार हम जो भी नैतिक कार्य करते हैं वह स्वयं के बजाय दूसरों के बारे में सोचने से संबंधित है। इनका कहना है कि जो भी हम नैतिक कार्य करते हैं वह अपने लिए नहीं कि हम ये कर रहे हैं, ये अच्छा काम है हमको अच्छा करना चाहिए, ये बुरा काम है तो ये नहीं करना चाहिए, अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के बारे में ध्यान रख के करना है कि अगला को बुरा ना लगे। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ अगला को बुरा ना लगे, उसको अच्छा लगे, तो ये सोचकर जब हम करेंगे तो वही नैतिकता है। इनका कहना है कि धर्म से हमें नैतिकता मिलती है। जो धर्म है उससे हमें नैतिकता मिलती है, यह इसलिए नहीं कि ईश्वर से प्रसारित होती है। मतलब इनका कहना है कि हमें धर्म से तो नैतिकता मिलती है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब ये ईश्वर से धर्म संबंधित है तो उससे नैतिकता मिल जाती है, बल्कि नैतिकता लोगों को एक साथ लाने की प्रक्रिया से बनती है। जो धर्म है, धर्म ऐसा माध्यम है कि लोग एकत्रित होते हैं, और जब एकत्रित होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से बड़े नैतिक तरीके से बातचीत करते हैं, नैतिक तरीके से पेश आते हैं। तो इनका एक कहना है कि धर्म जो है उससे हमें नैतिकता मिलती है और लोगों को एक साथ लाने की प्रक्रिया से बनती है। एक साथ लाने की प्रक्रिया में लोग अपनी दुनिया और जीवन को समझने के साझा तरीके विकसित करते हैं। जब धर्म के माध्यम से लोग इकट्ठा कहीं एकत्रित होते हैं तो वो जब लोग अपनी दुनिया और जीवन को एक दूसरे से साझा करते हैं और ऐसे तरीके विकसित करते हैं
तो हमारी नैतिकता की भावना क्या सही है क्या गलत है, यह समूह की गतिविधियों से उत्पन्न होती है और विशेषकर धर्म से, मतलब केवल धर्म से ही नहीं लेकिन विशेषता जो है अधिकतर जो है धर्म से हमारी नैतिक गतिविधियाँ उत्पन्न होती हैं। और धर्म जो प्रदान करता है वह लोगों को शारीरिक और भावनात्मक रूप से एक साथ लाने का एक तरीका है। जो धर्म है वह जो प्रदान करता है वह लोगों को शारीरिक और भावनात्मक रूप से एक साथ लाने का तरीका है। जैसे कि शारीरिक रूप से अगर कहीं कोई मतलब वो रहता है, धार्मिक स्थान रहता है या धार्मिक पूजा पाठ मतलब कुछ होते हैं, तो वहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं और वहाँ पर भावनात्मक भी लगाव होता है। शारीरिक रूप से तो वहाँ लोग एकत्रित होते ही होते हैं, लेकिन उनका भावनात्मक भी जुड़ाव होता है। तो शारीरिक और भावनात्मक रूप से एक साथ लाने का तरीका है, क्या तरीका है, ये जो धर्म है। धर्म ऐसी व्यवस्था करता है कि लोग एकत्रित होते हैं भावनात्मक। तो जैसे चर्च में भी लोग एकत्रित होते हैं शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी। मंदिर में, मस्जिद में थोड़े समय के लिए ही खुद से बाहर उनको ले जाता है, मतलब खुद के बारे में वो ना सोचकर कुछ समय के लिए वो वहाँ पर एकत्रित होते हैं, तो खुद से उनको बाहर ले जाता है धर्म। मतलब वो अपने बारे में सेल्फिश ना होके भावनात्मक तरीके से वहाँ पर, मतलब सेल्फिश नहीं, वहाँ व्यक्तिगता की भावना खो जाती है। जब जैसे हम ही लोग जाते हैं मंदिर में जहाँ पूजा अर्चना होता है, तो वहाँ कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि मतलब दुनियादारी सब कुछ ख़त्म हो जाती है, हमारी खुद की कोई वो नहीं रह जाता है, हमारी व्यक्तिगता की भावना जो है वो खो जाती है और हम उस समूह का हिस्सा महसूस करते हैं। तो ऐसा कहना है कि ये धर्म के माध्यम से होता है, इमाइल दुर्खिम जी ऐसा कहते हैं। हालांकि सिर्फ धार्मिक मतलब जैसा कि हमने बताया कि केवल धर्म ही नहीं, लेकिन मतलब धर्म योगदान देता है लोगों को एकत्रित होने में तो और नैतिकता लाने में, लेकिन मतलब कोई केवल धर्म ही नहीं है ऐसा। तो हालांकि सिर्फ धार्मिक संदर्भ में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। आजकल इसे फुटबॉल समर्थक के समूह, संगीत समारोह या दोस्तों या परिवार के बीच भी देखा जा सकता है। इस प्रकार की नैतिकता को केवल धार्मिक प्लेस पर ही नहीं या धार्मिक संदर्भ में ही नहीं हम मान सकते हैं, बल्कि जो है फुटबॉल समर्थक जहाँ मतलब कुछ लोग इकट्ठा मतलब देखने आते हैं, दर्शक लोग वहाँ पर, या संगीत समारोह है वहाँ पर, या दोस्तों या परिवारों के बीच में भी ऐसी नैतिकता देखने को मिलती है। अब हम इनके सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को देखेंगे, जो इन्होंने अपने सामूहिक चेतना का सिद्धांत दिया है। तो इमाइल दुर्खिम ने सामूहिक चेतना का विवेचन अपनी प्रथम पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में किया। इनकी प्रथम पुस्तक है समाज में श्रम विभाजन, तो उसी में इन्होंने सामूहिक चेतना की अवधारणा को दिया है और इन्होंने सामूहिक चेतना से संबंधित परिभाषा दी है। तो परिभाषा क्या दी है कि एक ही समाज के अधिकांश नागरिकों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले संपूर्ण विश्वास और भावनाएं सामान्य अथवा सामूहिक चेतना कहलाती हैं। सामूहिक चेतना क्या कहलाती हैं कि एक ही समाज के अधिकांश नागरिकों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले संपूर्ण विश्वास और भावनाएं सामान्य अथवा सामूहिक चेतना कहलाती हैं। इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना से भिन्न होती है। जो व्यक्तिगत चेतना होती है वह सामूहिक चेतना से भिन्न होती है और यह भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बनती है। व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं, भावनाएं और विचारों का योग मिलकर व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना बनती है और सामूहिक चेतना का निर्माण एक ही समाज के अधिकांश लोगों की व्यक्तिगत चेतना से मिलकर होता है। इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना से भिन्न होती है। जो मतलब एक व्यक्ति सोचता है तो वह सामूहिक चेतना से भिन्न होती है और यह भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बनती है। तो व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं, भावनाएं और विचारों का योग मिलकर व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना बनाती हैं। जब व्यक्ति कोई सोचता है, मानसिक रूप से सोचता है, उसकी क्रियाएं जो होती हैं, उसकी भावनाएं जो होती हैं और विचार जो होते हैं, तो उनका जब ये एक मिश्रण बन जाता है, उनका योग बन जाता है, तो जब व्यक्ति की मतलब विचारों, भावनाओं, मानसिक क्रियाएं ये सब मिलकर जो है योग मिल जाते हैं आपस में, तो व्यक्ति की एक व्यक्तिगत चेतना बन जाती है। और जब व्यक्ति की एक व्यक्तिगत चेतना बनती है तो सामूहिक चेतना का निर्माण एक ही समाज के अधिकांश लोग, मतलब एक व्यक्ति जैसा सोचता है, फिर ऐसे ऐसे कई व्यक्ति जब सोचने लगते हैं
तो जब कई व्यक्ति सोचने लगते हैं तो उससे सामूहिक चेतना का निर्माण एक ही समाज के अधिकांश लोगों की व्यक्तिगत चेतना से मिलकर बनता है। जैसा एक व्यक्ति सोचता है, 2 व्यक्ति सोचता है, 2-4 व्यक्ति सोचने लगते हैं, पूरे समाज के लोग एक ही तरीके से सोचते हैं, तो वही उन लोगों की व्यक्तिगत सोच जो होती है वह जब इकट्ठा हो जाती है तो उसी को इन्होंने सामूहिक चेतना कहा है। और जब अनेक व्यक्ति आपस में परस्पर अंतर्क्रिया करते हैं तब उनमें परस्पर विचारों और नैतिकता का आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे यह व्यक्तिगत चेतनाएं परस्पर घुल मिल जाती हैं तथा सामूहिक चेतना के रूप में विकसित हो जाती हैं। मतलब सोचता तो एक व्यक्ति है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको कई व्यक्ति उसी तरीके से सोचने लगते हैं तो वो जाके सामूहिक चेतना आपस में जब घुल मिल जाती हैं तो सामूहिक चेतना के रूप में उभर कर सामने आती हैं और वो विकसित हो जाती हैं। सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से भिन्न, स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली होती है। जहाँ पर एक व्यक्ति की सोच कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब यही एक व्यक्ति की सोच कई व्यक्तियों की सोच बन जाती है तब वह जो है शक्तिशाली हो जाती है और इनका अस्तित्व तब व्यक्ति से बाहर विद्यमान हो जाता है, मतलब एक व्यक्ति से परे हो जाता है। जब ये सामूहिक चेतना बन जाती है तो यह काफ़ी शक्तिशाली हो जाती है और व्यक्ति जब इनका उल्लंघन करने का प्रयास करता है तब इसे सामूहिक चेतना के दबाव तथा नियंत्रण का ज्ञान होता है। व्यक्ति इन्हें सामाजिकरण के द्वारा सीखता है और सामूहिक चेतना व्यक्ति के बाहर तथा व्यक्ति पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, जो सामूहिक चेतना होती है, वह व्यक्ति के बाहर होती है तथा व्यक्ति पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव क्या है तो इसको हम देख लेते हैं। तो इनका कहना है कि सामूहिक प्रतिनिधान सारे समूह द्वारा स्वीकृत व्यवहार अथवा विचार होते हैं जो सारे समाज में फैले होते हैं तथा यह सामूहिक चेतना के प्रतीक होते हैं। इनका कहना है कि सामूहिक प्रतिनिधान जो होते हैं वो सारे समूह द्वारा स्वीकृत व्यवहार अथवा विचार होते हैं जो सारे समाज में फैले होते हैं तथा यहाँ सामूहिक चेतना के प्रतीक होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में क्या था कि मतलब विचार थे, भावनाएं थे, व्यक्ति की किस मानसिक क्रियाएं थीं, ये सब थीं जो कि मतलब दिमाग में था, आदमी दिमाग में अपने सोचता है। लेकिन जब इन सारी चीज़ों को मतलब कोई एक प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तब उसको हम सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। जब कोई सिंबल का रूप दे दिया जाता है, किसी सामूहिक चेतना को कोई प्रतीक दे दिया जाता है तो उसको हम सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। और सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्तियों पर सामाजिक नियंत्रण रखते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान वे विचार होते हैं जिनके प्रति लोगों के मन में मानसिक और भावनात्मक लगाव उत्पन्न हो जाता है और समाज के सभी सदस्य इनका पालन करते हैं। तो व्यक्तिगत अंतःक्रिया से सामूहिक चेतना बनती है। व्यक्तिगत जो अंतःक्रिया होती है उससे सामूहिक चेतना बनती है तथा सामूहिक चेतना से सामूहिक प्रतिनिधानों की उत्पत्ति होती है। जैसा कि हमने देखा कि जब एक व्यक्ति में कोई मानसिक क्रिया उत्पन्न होती हैं, भावना उत्पन्न होती है, विचार उत्पन्न होते हैं तो धीरे धीरे कई व्यक्तियों में वो भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जब कई व्यक्तियों में हो जाती हैं तो सामूहिक चेतना बन जाती है और जब सामूहिक चेतना से ही सामूहिक प्रतिनिधानों की उत्पत्ति होती है। तो जैसे धार्मिक विश्वास, धार्मिक अनुष्ठान, ज्ञान की श्रेणियाँ, संस्कार, समय, स्थान, किसी देश का झंडा, ये सब क्या हैं? ये सब सामूहिक प्रतिनिधान के उदाहरण हैं। कि जो धार्मिक विश्वास होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, या ज्ञान की श्रेणियाँ जो होती हैं, या संस्कार होते हैं, या कोई समय होता है, कोई स्थान होता है, या किसी देश का झंडा है, मतलब जो झंडा होता है, तो वो सब क्या हैं? वो सब सामूहिक प्रतिनिधान के अंतर्गत आते हैं। और धार्मिक ग्रंथ जैसे बाइबिल, रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ, ये सब क्या है? ये सब प्रतीक के रूप में हैं जो मतलब व्यक्ति के विश्वास, विचार और वो सब हैं। तो वो सब मिलकर जब किसी प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आते हैं तो उसे ही सामूहिक प्रतिनिधान कहा जाता है। तो इस प्रकार मतलब देश का झंडा हुआ, बाइबिल हुआ, हमारा रामायण हुआ, गीता, गुरु ग्रंथ, ये सब क्या हैं? ये सब सामूहिक प्रतिनिधान के उदाहरण हैं। और धार्मिक स्थान में जैसे मंदिर हुआ, गिरजाघर हुआ, मस्जिद हुआ, मठ हुआ आदि सामूहिक प्रतिनिधानों के उदाहरण हैं। मतलब ये सब क्या हैं? एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में जब उभर कर आते हैं तो उन्हें ही सामूहिक प्रतिनिधान कहा जाता है।
सामाजिक तथ्य क्या है, सोशल फैक्ट। तो इनका कहना है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान जो होता है, प्राकृतिक विज्ञान उसमें तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र को भी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। इनका कहना है कि जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में तथ्यों का अध्ययन होता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र को भी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। और इनका कहना है कि सामाजिक तथ्य वस्तुएं हैं, सामाजिक तथ्य क्या हैं, वस्तु हैं। और इनकी दो विशेषताएं बताते हैं, एक बाह्यता और एक बाध्यता। तो बाह्यता से तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्य का अस्तित्व व्यक्ति के बाहर विद्यमान होते हैं तथा यह व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं। और जो बाध्यता होता है, बाध्यता के विषय में दुर्खिम का मानना है कि सामाजिक तथ्य समूह की चेतना के द्वारा बनते हैं, इसलिए वह व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। जो बाध्यता होता है तो वह व्यक्ति के बाहर विद्यमान होता है, स्वतंत्र होता है। और जो बाध्यता होती है वो सामाजिक तथ्य समूह की चेतना के द्वारा बनते हैं, इसलिए यह व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। तो इन्होंने सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया और कहा कि सभी मानवीय व्यवहारों, विचारों, भावनाओं और सामूहिक प्रतिनिधानों आदि को हम सामाजिक तथ्य मानते हैं। और ये सामाजिक तथ्य की परिभाषा देते हैं और कहते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुपरक रूप से संभव और जो एक विशेष तरीके से व्यवहार करने को मजबूर करता है। तो इन्होंने ये सामाजिक तथ्य से संबंधित अपनी परिभाषा इन्होंने दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इनके जो इन्होंने सिद्धांत अपना दिए थे, तो संक्षिप्त रूप से हमने इनके सारे सिद्धांतों को देखने का प्रयास किया है। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और इसका अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।